तो दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने फेवरेट इंग्लिश लर्निंग चैनल स्कॉलर इंग्लिश पर। मेरा नाम है दीपिका कुमावत और मैं इस चैनल पर वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इंग्लिश सब्जेक्ट टीच करती हूँ। तो बेसिकली आज के इस वीडियो में हम एक बहुत ही शानदार और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ऐसे को डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है ऑन द रूल ऑफ द रोड बाय A.G. गार्डिनर। तो चलिए हमारे ऐसे में आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले हम हमारे राइटर के बारे में थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन देख लेते हैं। दोस्तों अगर बात की जाए हमारे राइटर के बारे में तो A.G. गार्डिनर, इनका जो पूरा नाम है वो है अल्फ्रेड जॉर्ज गार्डिनर और इनका जो जन्म है वो 2 जून 1865 इंग्लैंड में हुआ था। दोस्तों वो एक इंग्लिश जर्नलिस्ट, एडिटर एंड ऑथर थे। उनके कुछ फेमस वर्क्स है जैसे कि पेबल्स ऑन द शोर, लिव्स इन द विंड, ऑन शेकिंग हैंड्स एक्सेट्रा। और लास्टली उनकी जो डेथ है वो 3 मार्च 1946 इंग्लैंड में हुई थी। तो दोस्तों ये तो हमने बात कर ली हमारे राइटर के बारे में। अब इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे और हमारे इस ऐसे को लाइन टू लाइन देखकर अच्छे से डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों हमारे इस ऐसे की शुरुआती लाइन है, A stout old lady was walking with her basket down the middle of a street in Petrograd to the great confusion of the traffic and with no small peril to herself। दोस्तों इस लाइन में बताया जा रहा है कि एक मोटी सी बूढ़ी औरत अपनी टोकरी लेकर पेट्रोग्राड नाम के शहर की सड़क के बिल्कुल बीच में चल रही थी। वो साइड में चलने के बजाय रोड के सेंटर में चल रही थी, जिसकी वजह से ट्रैफिक में काफ़ी कंफ्यूजन हो रहा था। मतलब कि गाड़ियाँ इधर उधर रुक रही होंगी या फिर उससे बचकर जो है वो निकलने की कोशिश कर रही होंगी। साथ ही साथ इसी तरह बीच में रोड में चलने से मतलब कि उसके लिए भी काफ़ी खतरनाक था, यानी कि वो जो बीच में रोड में चल रही थी वो उसके लिए भी काफ़ी डेंजरस था, क्योंकि कभी भी कोई भी गाड़ी जो है वो उससे टकरा सकती थी। यानी कि वो सिर्फ दूसरों के लिए ही प्रॉब्लम नहीं बन रही थी बल्कि अपनी जान को भी रिस्क में डाल रही थी। इस तरीके से यहाँ पर हमारे इस पहले सेंटेंस में हमें बताया गया है। दोस्तों आगे बताया जाता है, इट वॉज पॉइंटेड आउट टू हर दैट द पेवमेंट वॉज द प्लेस फॉर द फुट पैसेंजर्स बट शी रिप्लाइड, आई एम गोइंग टू वॉक वेयर आई लाइक, वी हैव गॉट लिबर्टी नाउ। दोस्तों इस लाइन में बताया गया है कि किसी ने उस बूढ़ी औरत को समझाया कि जो लोग पैदल चलते हैं ना उनके लिए फुटपाथ होता है, वही चलने की सही जगह होती है, इसलिए आप भी जो है वो मतलब कि सड़क के बीच में चलने के बजाय फुटपाथ पर चलिए। मतलब कि बाकी लोगों को भी मतलब कि प्रॉब्लम नहीं होगी, ट्रैफिक भी डिस्टर्ब नहीं होगा। मतलब उसको पोलाइटली बताया गया कि तुम साइड में पेवमेंट पर चलो ताकि ट्रैफिक जो है वो डिस्टर्ब ना हो और तुम भी सेफ रहो। लेकिन उस बूढ़ी औरत ने क्या जवाब दिया, उसने कहा कि मैं जहाँ चाहे वहाँ पर चलूँगी, मेरी मर्जी है, क्योंकि अब हमें आज़ादी मिल चुकी है। यानी वो ये कहना चाह रही थी कि अब जब हमें फ्रीडम मिल गया है तो कोई उसे ये नहीं बता सकता कि उसे कहाँ चलना चाहिए और कहाँ पर नहीं, चाहे उसका तरीका जो है वो गलत हो या फिर रिस्की ही क्यों ना हो। तो उसका ऐसा कहना था कि अब अगर हमें आज़ादी मिल चुकी है तो मुझे कोई ये नहीं बता सकता कि मुझे कहाँ चलना चाहिए और कहाँ पर नहीं चलना चाहिए। इस तरीके से यहाँ पर बताया गया है। दोस्तों आगे हमारे राइटर कहते हैं, इट डिड नॉट ऑकर टू द डियर ओल्ड लेडी दैट इफ लिबर्टी इंटाइटल्ड द फुट पैसेंजर्स टू वॉक डाउन द मिडल ऑफ द रोड, इट ऑल्सो इंटाइटल्ड द कैब ड्राइवर टू ड्राइव ऑन द पेवमेंट एंड दैट द एंड ऑफ सच लिबर्टी वुड बी यूनिवर्सल केओस। दोस्तों इस लाइन में राइटर कह रहे हैं कि उस प्यारी सी बूढ़ी औरत के दिमाग में ये बात आई ही नहीं कि अगर आज़ादी का मतलब ये है कि पैदल चलने वाला आदमी रोड के बीच में चल सकता है तो फिर वही आज़ादी गाड़ी चलाने वाले को भी मिलनी चाहिए कि वो फुटपाथ पर गाड़ी चला सके, यानी कि जहां पर लोग चलते हैं वहां पर गाड़ी चला सके। मतलब कि अगर हर कोई अपनी मर्जी से कहीं भी गाड़ी चलाएगा या फिर चलने लगेगा तो फिर रूल का कोई मतलब ही नहीं बचेगा, यानी कि हमारे देश में या फिर हमारी कंट्री में कोई सिस्टम ही नहीं बचेगा। ऐसे में जो सिस्टम है वो बिल्कुल बिगड़ जाएगा और हर जगह अफरा तफरी मच जाएगी, यानी कि पूरी तरीके से डिस्टर्बेंस छा जाएगा, केओस मच जाएगा, यानी कि अफरा तफरी हो जाएगी, हंगामा मच जाएगा। यानी अगर फ्रीडम को गलत तरीके से यूज़ किया जाए और रूल्स को फॉलो ना किया जाए तो आखिर में सब जगह टोटल कंफ्यूजन और प्रॉब्लम ही हो जाएगी। इस तरीके से यहाँ पर बताया गया है। दोस्तों आगे कहा गया है, एवरीबडी वुड बी गेटिंग इन एवरीबडी एल्सेज वे एंड नोबडी वुड गेट एनीवेयर, इंडिविजुअल लिबर्टी वुड हैव बिकम सोशल अनार्की। दोस्तों इस लाइन में बताया जा रहा है कि अगर हर इंसान अपनी मर्जी से चलेगा और किसी रूल का ध्यान नहीं रखेगा तो हर कोई दूसरे के रास्ते में आ जाएगा। मतलब सब लोग एक दूसरे को डिस्टर्ब करेंगे, ट्रैफिक जाम जैसा हाल हो जाएगा और कोई भी अपनी मंजिल तक पहुंच नहीं पाएगा। सोचो अगर सब लोग रोड पर जो है वो जहाँ चाहे वहाँ मर्जी चले या फिर खड़े हो जाए या फिर जहाँ चाहे गाड़ी चलाए तो मतलब कोई सिस्टम नहीं बचेगा, कोई भी स्मूथली मूव नहीं कर पाएगा। यानी कि अगर मान लीजिए कि जो पेवमेंट पे चलने वाले लोग हैं वो कुछ लोग अगर वहाँ से हटकर रोड के बीच में चलने लगे और गाड़ियाँ जो है वो सड़क से हटकर जो है वो पेवमेंट पर चलने लगे तो
सेफ्टी नाम की चीज़ ही नहीं बचेगी। आगे राइटर कहते हैं कि ऐसे सिचुएशन में जो पर्सनल फ्रीडम होती है ना, वही पूरी सोसाइटी के लिए प्रॉब्लम बन जाएगी। यानी कि ये जो बूढ़ी औरत थी जो कह रही थी कि अब हमें आज़ादी मिल चुकी है, मैं जहाँ पर चाहे वहाँ पर चलूँगी, तो उसका ये जो कहना है वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम बन जाएगी। ऐसी सोच वाली लोग जो होते हैं हमारे समाज में, वो जो है वो हमारी सोसाइटी के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। यानी कि इंडिविजुअल लिबर्टी का मतलब अगर सिर्फ ये होता है कि मैं अगर चाहूँ तो वो करूँगा, मतलब कि मैं जो चाहूँगा वो करूँगा, अगर ऐसा हो जाए, अगर इंडिविजुअल लिबर्टी का मतलब, तो वो धीरे धीरे सोशल अनार्की बन जाती है। अनार्की यानी कि मतलब पूरी तरह से अफरा तफरी या फिर सिस्टम का टूट जाना। यानी कि वही चीज़ें हमारे लिए क्या बन जाएगी, तो हानिकारक बन जाएगी, क्योंकि हमारी सेफ्टी नाम की चीज़ नहीं रहेगी अगर हम सिर्फ हमारे फ्रीडम के बारे में सोचेंगे तो। दोस्तों आगे हमारे राइटर कहते हैं, देर इज अ डेंजर ऑफ द वर्ल्ड गेटिंग लिबर्टी ड्रंक इन दिस डेज लाइक द ओल्ड लेडी विद द बास्केट, एंड इट इज जस्ट एज वेल टू रिमाइंड आवर सेल्व्स ऑफ वॉट द रूल ऑफ द रोड मीन्स. इट मीन्स दैट इन ऑर्डर दैट द लिबर्टीज ऑफ ऑल मे बी प्रिजर्व्ड एंड लिबर्टीज ऑफ एवरीबडी मस्ट बी curtailed. दोस्तों इस लाइन में राइटर कह रहे हैं कि आजकल दुनिया में एक खतरा है कि लोग फ्रीडम को लेकर बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हो रहे हैं, बिल्कुल उस बूढ़ी औरत की तरह जो अपनी टोकरी लेकर रोड के बीच में चल रही थी। यानी कि लोग लिबर्टी का नाम लेकर सोच रहे हैं कि हम अब जो चाहे वो कर सकते हैं बिना किसी रूल की परवाह किए। इसीलिए राइटर कहते हैं कि हमें याद रखना चाहिए कि रूल ऑफ द रोड का असली मतलब क्या होता है। इसका मतलब यह है कि अगर हमें सबकी फ्रीडम को बचाना है, सबकी फ्रीडम को सेफ रखना है, तो हर इंसान को थोड़ा कंट्रोल में रहना पड़ेगा। यानी कि सबको अपनी मर्जी पर थोड़ी थोड़ी रोक लगानी पड़ेगी, तभी सब लोग आराम से अपनी अपनी लाइफ जी सकेंगे। अगर हर कोई बस अपनी ही फ्रीडम देखेगा और दूसरों की नहीं सोचेगा, तो फिर सिस्टम ही नहीं चल पाएगा। किसी की सेफ्टी नाम की, मतलब कि सेफ्टी नाम की तो चीज़ ही नहीं बचेगी। तो इस तरीके से यहाँ पर बताया गया है। दोस्तों आगे हमारे राइटर कहते हैं, व्हेन द पुलिसमैन से एट पिकाडिली सर्कस स्टेप्स इनटू द मिडल ऑफ द रोड एंड पुट्स अप हिज हैंड, he is the symbol not of tyranny but of liberty. You may not think so. You may being in a hurry and seeing your motor car pulled up to by this insolence of office feel that your liberty has been outraged. दोस्तों इस लाइन में राइटर एक एग्जाम्पल देते हैं कि जब कोई पुलिसमैन, मान लो कि पिकाडिली सर्कस जैसे बिजी जगह पर, पिकाडिली सर्कस ये जो है वो मतलब कि कोई चौराया हो सकता है, कोई जगह हो सकती है, तो उसका नाम है। तो यहाँ पर बताया गया है कि जब भी कोई पुलिसमैन ऐसी जो जगह होती है, यानी कि जो भीड़ भाड़ वाली जगह होती है, वहाँ पर रोड के बीच में आकर हाथ उठाकर अपना जो मतलब कि ट्रैफिक रोक देता है, तो वो किसी ज़बरदस्ती या फिर दिखावे वाली पावर का सिंबल नहीं होता है। मतलब कि ऐसा नहीं होता है कि वो हम पर तानाशाही कर रहा है, बल्कि असली फ्रीडम का सिंबल वही होता है। शायद हमने इससे पहले जो है वो इस तरीके से ना सोचा हो सकता है कि आप जल्दी में हो, आपकी कार उसके हाथ उठाने की वजह से रुक जाए, तो आपको गुस्सा आए और लगे कि उसने बिना वजह आपको रोका और आपसे जो है वो आपकी फ्रीडम छीन ली। आपको लग सकता है कि आप अपने काम से जा रहे थे और किसी ने बीच में रोककर आपकी मर्जी के अगेंस्ट काम किया है। लेकिन राइटर यह समझाना चाह रहे हैं कि पुलिसमैन का ट्रैफिक कंट्रोल करना एक्चुअली सबकी फ्रीडम को सेफ रखने के लिए ही होता है, ना किसी एक इंसान को परेशान करने के लिए। अगर मान लीजिए कि आपको जो है वो मतलब कि कोई भी ट्रैफिक रूल फॉलो ना करना पड़े, आप अपनी मर्जी से चल रहे हो, तो आप आपकी आज़ादी को तो मतलब कि इंपॉर्टेंस दे रहे हो, लेकिन उन बाकी लोगों का क्या, जो रोड पर चल रहे हैं, उनकी सेफ्टी तो खतरे में है ना। तो इसी तरीके से यहाँ पर बताया गया है कि अगर आप आपकी ही मतलब कि मर्जी चलाओगे या फिर आप आपकी लिबर्टी के बारे में सोचोगे, तो सिस्टम नहीं चल पाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर बताया गया है। दोस्तों आगे यहाँ पर बताया गया है, हाउ डेयर दिस फेलो इंटरफेयर विद योर फ्री यूज ऑफ द पब्लिक हाईवे, देन इफ यू आर अ रीजनेबल पर्सन यू विल रिफ्लेक्ट दैट इफ ही डिड नॉट इंसिडेंटली इंटरफेयर विथ यू ही वुड इंटरफेयर विथ नो वन, एंड द रिजल्ट वुड बी दैट द पिकाडिली सर्कस वुड बी अ मेलस्टॉर्म दैट वुड नेवर क्रॉस एट ऑल. You have submitted to a curtailment of private liberty in order that you may enjoy a social order which makes liberty a reality. दोस्तों यहाँ पर राइटर कह रहे हैं कि शायद आपके दिमाग में ये भी आ सकता है कि ये जो आदमी है वो कैसे हिम्मत कर रहा है आपको पब्लिक रोड पर फ्रीली चलने से रोकने के लिए। आप सोच सकते हो कि रोड तो सबका है, फिर ये जो पुलिसमैन है वो कौन होता है मुझे बीच में आकर स्टॉप करने वाला। लेकिन अगर आप यही बात थोड़ा शांत दिमाग से सोचोगे तो आपको समझ आएगा कि अगर वो आपको नहीं रोकेगा तो वो किसी को भी नहीं रोक पाएगा, और फिर वहाँ पर इतनी ज़्यादा भीड़ और ट्रैफिक का चक्कर बन जाएगा कि पूरा जो पिकाडिली सर्कस है वो एक डेंजरस घूमते हुए ट्रैफिक के तूफान जैसा हो जाएगा, जिसे
कभी भी जो है वो आप क्रॉस नहीं कर पाओगे। मतलब अगर कोई कंट्रोल करने वाला ही नहीं होगा तो सिचुएशन इतनी बिगड़ सकती है कि आपकी जो असली फ्रीडम है तब जाकर वो मतलब कि खतरे में आ जाएगी, क्योंकि आप सेफली रोड क्रॉस ही नहीं कर पाओगे। इसलिए राइटर कहते हैं कि आपने अपनी थोड़ी सी पर्सनल फ्रीडम अगर छोड़ दी, जैसे कुछ सेकंड्स के लिए अगर आप रुक गए ताकि एक प्रॉपर सिस्टम बना रहे और सब लोग जो है वो सेफ तरीके से चल सके, तो वो बहुत ही बढ़िया होगा। यानी थोड़ा सा कंट्रोल एक्सेप्ट करके ही आप एक्चुअली अपनी फ्रीडम को रियल में इंजॉय कर पाओगे। तो इस तरीके से यहाँ पर बताया गया है। दोस्तों अब आगे हमारे राइटर कहते हैं, लिबर्टी इज नॉट ए पर्सनल अफेयर ओनली बट अ सोशल कॉन्ट्रैक्ट। इट इज एन अकोमोडेशन ऑफ इंटरेस्ट in matter which do not touch anybody else's liberty. Of course, I may be as free as I like. If I chose to go down the strand in a dressing gown with long hair and bare feet, who shall say me nay? You have liberty to laugh at me, but I have liberty to be indifferent to you. दोस्तों यहाँ पर राइटर समझा रहे हैं कि फ्रीडम सिर्फ एक इंसान की पर्सनल चीज़ नहीं होती है, बल्कि पूरी सोसाइटी के बीच एक तरीके का एग्रीमेंट होता है, एक तरीके का समझौता होता है। मतलब लिबर्टी का मतलब ये नहीं है कि मैं बस अपनी मर्जी चलाऊं, बल्कि सब लोगों के इंटरेस्ट को बैलेंस करके चलना पड़ता है, सब लोगों के इंटरेस्ट को ध्यान में रखना पड़ता है। जब कोई इंसान ऐसा काम यानी कि जब कोई ऐसा काम हो जो किसी और के फ्रीडम को अफेक्ट नहीं करता, तब मैं बिल्कुल अपनी मर्जी से रह सकता हूँ। यानी कि यहाँ पर हमारे राइटर क्या कह रहे हैं कि जब तक आपका कोई ऐसा काम किसी और को नुकसान नहीं करता है, तब तक आप अपनी मर्जी से रह सकते हैं। जैसे अगर मैं स्ट्रैंड जैसे बिजी एरिया में, स्ट्रैंड जो है वो ये भी एक जगह का नाम है, तो यहाँ पर हमारे राइटर एक एग्जाम्पल दे रहे हैं कि जैसे अगर मैं स्ट्रैंड जैसे बिजी एरिया में ड्रेसिंग गाउन पहनकर, लंबे बाल खुले छोड़कर और बिना जूते चप्पल के नंगे पैर चलना चाहूँ तो मुझे कौन रोकेगा? वो मेरी पर्सनल चॉइस है। लोग मुझे देखकर हंस सकते हैं तो ये उनकी पर्सनल चॉइस है, ये उनकी आज़ादी है कि वो रिएक्ट करेंगे मेरे ऊपर, लेकिन मुझे ये भी फ्रीडम है कि मैं उनकी हंसी को इग्नोर कर दूं और अपने तरीके से जीता रहूं। मतलब जब तक मेरा काम किसी को नुकसान नहीं पहुंचा रहा है, तब तक मैं अपनी मर्जी का मालिक हूं और दूसरे लोग अपनी मर्जी से रिएक्ट भी कर सकते हैं। यानी कि सिंपल बात यहाँ पर क्या समझाई गई है कि ये जो मतलब कि रूल ऑफ द रोड है, ये मुझे फॉलो करना ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पर मेरी फ्रीडम जो है वो दूसरों की फ्रीडम को छीन लेगी, क्योंकि यहाँ पर कोई सेफ्टी नहीं बचेगी, सिस्टम नहीं बचेगा। लेकिन अगर वहीं मैं पर्सनल चॉइस की बात करूँ, जैसे मैं अपना ड्रेसिंग सेंस बदल सकता हूँ, अपने रहने का तरीका बदल सकता हूँ, मैं जैसे चाहे वैसे मार्केट में निकल सकता हूँ, तो लोग मुझ पर हंसेंगे, ये उनकी फ्रीडम है। मैं जैसे चाहूँ जीता हूँ तो वो मेरी फ्रीडम है। जब तक मेरी फ्रीडम किसी और के फ्रीडम के बीच में नहीं आती है, तो किसी को भी कोई नुकसान नहीं हो सकता। इस तरीके से यहाँ पर बताया गया है। दोस्तों आगे हमारे राइटर कहते हैं, एंड इफ आई हैव अ फैंसी ऑफ डाइंग माई हेयर और वैक्सिंग माई मुस्टैच विच हेवन फॉरबिड, और वियरिंग अ टॉल हैट, अ फ्रॉक कोट एंड सैंडल्स, or going to bed late or getting up early, I shall follow my fancy and ask no man's permission. I shall not inquire of you whether I may eat mustard with my mutton. I may like mustard with my mutton, and you will not ask me whether you may be a Protestant or a Catholic, whether you marry the dark lady or the fair lady, whether you may prefer Elia Wheeler Wilcox to Wordsworth or champagne to Standy Gaff. दोस्तों यहाँ पर राइटर कह रहे हैं कि अगर मुझे अपने बाल रंगने का शौक हो, या फिर अपनी मूंछों को वैक्स करके थोड़ा अजीब स्टाइल देने का मन हो, जो कि भगवान ना करे कि कभी ऐसा हो, यानी कि विच हेवन फॉरबिड यहाँ पर बताया गया है, या फिर मुझे लंबी सी टोपी पहनने का, कोट या फिर सैंडल्स पहनकर घूमने का मन करे, या मैं रात को देर तक जागूं या फिर सुबह को जल्दी उठूं, तो ये मेरी अपनी मर्जी है, तो मैं अपनी मर्जी फॉलो करूंगा, मुझे किसी से परमिशन नहीं मांगनी पड़ेगी। ये सब मेरी क्या है, तो पर्सनल चॉइसेस है। मैं आपसे ये भी नहीं पूछूंगा कि क्या मैं अपने मटन के साथ मस्टर्ड खा सकता हूँ। हो सकता है कि मुझे मस्टर्ड पसंद हो और ये मेरा टेस्ट हो, यानी कि मुझे पसंद भी हो सकता है, मुझे नहीं भी पसंद हो सकता है। तो मुझे इस चीज़ के लिए किसी से परमिशन मांगने की ज़रूरत नहीं है कि मैं अपनी लाइफ में क्या करूँ। इसी तरह आप भी मुझसे कभी नहीं पूछोगे कि आप कौन सा रिलीजन फॉलो करते हो, आप कैथोलिक हो, प्रोटेस्टेंट हो, ये भी नहीं पूछ सकते आप मुझसे। और आप ये भी नहीं पूछोगे कि आप किसी डार्क लड़की से शादी करोगे या फिर मतलब कि फेयर लड़की से शादी करना चाहते हो, आपको एलिया विलर विलकॉक्स पसंद है या फिर वर्ड्सवर्थ पसंद है, या फिर आपको शैम्पेन पसंद है या फिर आपको शैंडी गैफ पसंद है। मतलब इन सब पर्सनल चीज़ों में हर इंसान को अपनी पसंद का हक होता है, और जब तक किसी और को नुकसान नहीं हो रहा आपकी पसंद की वजह से, तब तक किसी को भी किसी से इजाज़त मांगने की ज़रूरत नहीं होती है, आज़ादी मांगने की ज़रूरत नहीं होती है। इस तरीके से यहाँ पर बताया गया है। यानी ये जो सारी चीज़ें हैं ना, कि आपको किस तरीके से रहना है, आपका ड्रेसिंग स्टाइल क्या होना चाहिए, आपको आपके बाल कैसे रखने हैं, आपको आपकी मूछें कैसे रखनी है, आपको क्या खाना है, क्या पीना है, क्या पढ़ना है, ये सारी आपकी पर्सनल चॉइसेस है, क्योंकि ये सब करने से किसी और को प्रॉब्लम नहीं हो सकती है। लेकिन जब अगर आपके कुछ करने से किसी और को प्रॉब्लम होने लग जाए, तो वहाँ पर आपकी जो लिबर्टी है उसे कम रखना चाहिए आपको, यानी कि वहाँ पर आपकी लिबर्टी पर आपको जो है वो थोड़ा कंट्रोल लगाना चाहिए। तो इस तरीके से यहाँ पर बताया गया है।
अब दोस्तों आगे हमारे राइटर कह रहे हैं, इन ऑल दिस एंड 1,000 अदर डिटेल्स यू एंड आई प्लीज आवरसेल्व्स एंड आस्क नो वंस लीव, वी हैव अ होल किंगडम इन विच वी रूल अलोन, कैन डू वॉट वी चूज, बी वाइज और रिडिकुलस, हार्श और ईजी, कन्वेंशनल और ऑड। दोस्तों यहाँ पर राइटर कह रहे हैं कि इन सब छोटी मोटी बातों में और ऐसी हज़ारों और पर्सनल चीज़ों में मैं और आप जैसे जो लोग होते हैं वो अपनी मर्ज़ी से डिसीजन लेते हैं और किसी से परमिशन नहीं मांगते। यानी कि ये जो है ना, मैंने अभी बताया कि मुझे क्या पहनना है, क्या खाना है, क्या पढ़ना है, तो इन सारी चीज़ों में हम जो है वो अपनी मर्ज़ी के मालिक होते हैं और किसी से हमें परमिशन मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये सब हमारी प्राइवेट लाइफ के पार्ट्स हैं जहाँ पर हम खुद डिसाइड करते हैं कि हमें क्या करना है। इस तरह हम सबके पास एक छोटा सा किंगडम होता है, यानी कि एक छोटा सा साम्राज्य होता है, मतलब एक पर्सनल एरिया होता है जहाँ पर सिर्फ हमारा रूल चलता है, जहाँ के बॉस हम होते हैं। उस एरिया में हम जो चाहे वो बन सकते हैं। हम थोड़े समझदार भी बन सकते हैं, फ़नी भी बन सकते हैं, थोड़े स्ट्रिक्ट भी बन सकते हैं, या फिर जो थोड़ा सॉफ्ट नेचर होता है उस तरीके की भी बन सकते हैं। सिंपल तरीके से रहने वाला इंसान भी बन सकते हैं, कन्वेंशनल टाइप का, या फिर थोड़ा अजीब टाइप का, सनकी, या फिर जो बेहुदा इंसान होता है और टाइप का, वैसा भी बन सकते हैं। मतलब अपनी पर्सनल लाइफ के इस सर्कल में हम खुद के बॉस होते हैं और अपनी पसंद के हिसाब से जी सकते हैं जब तक किसी और को प्रॉब्लम ना हो। तो इस तरीके से यहाँ पर बताया गया है। दोस्तों आगे हमारे राइटर कहते हैं, बट डायरेक्टली वी स्टेप आउट ऑफ दैट किंगडम एंड पर्सनल लिबर्टी ऑफ एक्शन बिकम्स क्वालिफाइड बाय अदर पीपल्स लिबर्टी। आई माइट लाइक टू प्रैक्टिस ऑन द ट्रोम्बोन फ्रॉम मिडनाइट till 3 in the morning. If I went on the top of the Helvellyn to do it, I could please myself. But if I do it in my bedroom, my family will object. And if I do it out in the streets, the neighbors will remind me that my liberty to blow the trombone must not interfere with their liberty to sleep in quiet. दोस्तों यहाँ पर राइटर कह रहे हैं कि जैसे ही हम उस पर्सनल किंगडम से बाहर निकलते हैं, यानी कि जो हमारा साम्राज्य था ना, जिसमें हम अपनी मर्जी चला रहे थे, हमारी मर्जी के मालिक थे, जो चाहे वो कर सकते थे, तो जैसे हम उस किंगडम से बाहर निकलते हैं, यानी जब हमारी एक्शंस दूसरों की लाइफ को टच करने लगती है, तब हमारी फ्रीडम पर थोड़ा कंट्रोल लग जाता है, क्योंकि वहाँ दूसरे लोगों की फ्रीडम भी इम्पॉर्टेंट होती है। मान लो कि मुझे रात के 12 बजे से सुबह के 3 बजे तक ट्रोम्बोन बजाने का बहुत ही शौक है। ट्रोम्बोन जो है वो दोस्तों एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। तो मान लीजिए कि मुझे 12 बजे से लेकर सुबह के 3 बजे तक वो बजाने का बहुत ही शौक है। अगर मेरी जो काम है वो हेल्वेलिन जैसे किसी पहाड़ की चोटी पर जाकर करूँगा, जहाँ आसपास कोई भी नहीं होता है, तो मैं ये जो काम है वो आराम से अपनी मर्जी से कर सकता हूँ, अपनी मर्जी में चला सकता हूँ ऐसे इलाके में। लेकिन अगर यही काम मैं अपने बेडरूम में करूँगा तो मेरी फैमिली परेशान हो जाएगी और वो मुझे रोकेगी ये काम करने से। और अगर यही काम मैं सड़क पर खड़े होकर करूँगा तो मेरे जो नेबर्स है, यानी कि मेरे जो पड़ोसी है, वो मुझे याद दिलाएंगे कि तुम्हारी ट्रोम्बोन बजाने की जो फ्रीडम है वो हमारी शांति से सोने की फ्रीडम को डिस्टर्ब कर रही है। मतलब सिंपल सी बात है कि जब तक हमारा काम सिर्फ हम ही तक लिमिटेड है, तब तक आपको फुल फ्रीडम है, कुछ भी करो। लेकिन जैसे ही वो दूसरों को डिस्टर्ब करती है, वहाँ हमें रुकना पड़ता है और सबके लिए बैलेंस बनाना पड़ता है, यानी कि दूसरों का भी सोचना पड़ता है। इस तरीके से यहाँ पर बताया गया है। दोस्तों आगे हमारे राइटर कहते हैं, देर आर अ लॉट ऑफ पीपल इन द वर्ल्ड एंड आई हैव टू अकोमोडेट माई लिबर्टी टू देयर लिबर्टीज. We are all liable to forget this, and unfortunately we are much more conscious of the imperfections of others in the respect than of our own. दोस्तों यहाँ पर राइटर कह रहे हैं कि दुनिया में बहुत सारे लोग रहते हैं और इसलिए मुझे अपनी फ्रीडम को उन सबकी फ्रीडम के साथ एडजस्ट करके चलना पड़ता है। मैं अकेला नहीं हूँ जो अपनी मर्जी से सब कुछ कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे आसपास और भी लोग रहते हैं जिन्हें अपनी लाइफ अपने तरीके से जीने का हक है। इसलिए ज़रूरी है कि मैं अपनी लिबर्टी को थोड़ा बैलेंस करके यूज़ करूँ ताकि किसी और की लिबर्टी डिस्टर्ब ना हो। आगे राइटर कहते हैं कि हम सब लोग ये जो बात है वो भूल जाते हैं और सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये है कि हमें दूसरों की गलतियाँ ज़्यादा जल्दी दिखाई देती है, लेकिन अपनी गलतियाँ जो है वो उतनी जल्दी हमें नहीं दिखाई देती। मतलब अगर कोई हमारी फ्रीडम में थोड़ा सा भी इंटरफेयर करेगा तो हमें तुरंत फील हो जाता है कि हमारे साथ कुछ गलत हो रहा है। लेकिन जब हम यही काम करते हैं, हम किसी और को डिस्टर्ब करते हैं, तो हमें उतना एहसास नहीं होता है। यानी कि सिंपल वर्ड्स में हम दूसरों की मिस्टेक्स पर ज़्यादा फोकस करते हैं और अपनी तरफ कम देखते हैं, ऐसा यहाँ पर हमें समझाया गया है। दोस्तों आगे हमारे राइटर कह रहे हैं, आई गॉट इन टू अ रेलवे कैरियज एट अ कंट्री स्टेशन द अदर मॉर्निंग एंड सेटल डाउन फॉर वॉट द स्कूल बॉयज वुड कॉल्ड एन अवर्स द स्वॉट एट अ ब्लू बुक. I was not reading it for pleasure. The truth is that I never do read blue books for pleasure. I read them as a barrister reads a brief, for the very humble purpose of turning an honest penny out of them. Now if you are reading a book for pleasure, it doesn't matter what is going around you. I think I could enjoy Tristram Shandy or Treasure Island in the midst of an earthquake.
दोस्तों यहाँ पर अपना राइटर जो है वो मतलब कि अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं, एक पर्सनल एग्जांपल दे रहे हैं। वो कहते हैं कि एक सुबह वो किसी गांव के रेलवे स्टेशन से ट्रेन में चढ़ते हैं और कंपार्टमेंट में बैठकर उन्होंने ये डिसाइड किया कि वो 1 घंटे तक सीरियसली पढ़ाई करेंगे, जिसे स्कूल के लड़के स्वॉट बोलते हैं, मतलब कि ध्यान लगाकर पढ़ना। वो एक ब्लू बुक पढ़ रहे थे, जो कोई इंटरेस्टिंग नॉवल नहीं होती है बल्कि बहुत ही बोरिंग सी ऑफिशियल रिपोर्ट टाइप की किताब होती है। वो क्लियरली बोलते हैं कि मैं इसे मज़े लेने के लिए नहीं पढ़ रहा था। सच तो ये है कि मैं कभी भी किसी ब्लू बुक को मज़े के लिए पढ़ता ही नहीं हूँ। मैं इसे बिल्कुल उस तरीके से पढ़ता हूँ जैसे एक वकील, यानी कि जैसे एक बैरिस्टर अपने केस की फाइल पढ़ता है, मतलब काम के लिए पढ़ता है ताकि उससे पैसे कमा सके। यानी उसका सिंपल पर्पस था काम निकालना और अर्निंग करना। फिर वो कंपेयर करते हैं कि जब आप कोई किताब सिर्फ मज़े के लिए पढ़ रहे होते हो तब आपके आसपास क्या हो रहा है उससे आपको ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। वो कहते हैं कि शायद मैं ट्रिस्ट्रम शैंडी और ट्रेजर आइलैंड जैसी इंटरेस्टिंग कहानियों को भूकंप के बीच भी इंजॉय कर सकता हूँ, भूकंप के बीच भी पढ़ सकता हूँ। मतलब अगर स्टोरी अच्छी हो और अगर आप किसी चीज़ को मज़े के लिए पढ़ रहे हो तो आसपास की डिस्टर्बेंस भी आप इग्नोर कर देते हो। लेकिन जब आप किसी बोरिंग काम के लिए पढ़ रहे हो तब आपको थोड़ी सी भी दिक्कत इरिटेट कर सकती है, गुस्सा दिला सकती है। इस तरीके से यहाँ पर इन कुछ लाइन्स में जो है वो हमें समझाया गया है। अब दोस्तों आगे यहाँ पर कहा जाता है, बट वेन यू आर रीडिंग अ थिंग एज अ टास्क यू नीड अ रीजनेबल क्वाइट एंड दैट इज व्हाट आई डिडंट गेट। फॉर एट द नेक्स्ट स्टेशन इन केम अ कपल ऑफ अ मैन, one of whom talked to his friend for the rest of the journey in a loud and pompous voice। दोस्तों यहाँ पर राइटर कह रहे हैं कि जब आप कोई चीज़ सिर्फ मज़े के लिए नहीं बल्कि मजबूरी या फिर काम के तौर पर पढ़ रहे होते हो तब आपको थोड़ा शांत माहौल चाहिए होता है ताकि आप जो है वो फोकस कर सको, ध्यान लगा सको, चीज़ों को समझ सको। लेकिन उनके साथ ऐसा नहीं हुआ, हमारे राइटर के साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। वो बताते हैं कि अगले स्टेशन पर 2 आदमी उनके कंपार्टमेंट में चढ़ गए और उनमें से एक आदमी ने पूरे सफ़र के दौरान अपने दोस्त से बहुत ही जोर जोर से थोड़े दिखावे वाले अंदाज में बात करनी शुरू कर दी। उसकी आवाज़ लाउड थी और उसके जो बोलने का तरीका था वो ऐसा था जैसे वो अपनी इंपॉर्टेंस दिखा रहा हो। इसी वजह से राइटर को बिल्कुल भी शांति नहीं मिली और उनके जो पढ़ने का जो काम है, उनका जो पढ़ने का जो मन है, वो पूरी तरीके से डिस्टर्ब हो चुका था। इस तरीके से यहाँ पर बताया गया है। दोस्तों आगे हमारे राइटर कहते हैं, ही वॉज वन ऑफ दोज पीपल हु रिमाइंड वन ऑफ दैट स्टोरी ऑफ हॉर्न टूक हु मीटिंग अ पर्सन ऑफ इमर स्वागर इन द स्ट्रीट स्टॉप हिम एंड सेड, एक्सक्यूज मी सर बट यू आर समवन इन पर्टिकुलर। दिस जेंटलमैन वॉज समवन इन पर्टिकुलर एज आई wrestled with clauses and sections. His voice rose like a gale, and his family history, the deeds of his son in the war, and his criticism of the generals and the politicians submerged my poor attempts to hang on to my job। दोस्तों यहाँ पर राइटर उस आदमी के बारे में थोड़ा मजाक के अंदाज में बताते हैं। वो कहते हैं कि वो जो आदमी था वो उन लोगों जैसा था जिसके बारे में एक पुरानी कहानी याद आ जाती है, जिसमें जो हॉर्न टूक ने एक बहुत ही ज़्यादा दिखावे करने वाला इंसान का रोल प्ले किया था, जो मतलब कि किसी को रास्ते में रोककर पूछता है कि माफ़ कीजिए सर, क्या आप कोई खास शख्स है। मतलब उस आदमी का चलने बोलने का तरीका इतना एटीट्यूड वाला था जैसे वो बहुत ही इंपॉर्टेंट इंसान हो। राइटर कहते हैं कि ये जो आदमी ट्रेन में था वो भी अपने आप को सच में बहुत ही खास समझ रहा था। जब राइटर अपनी बोरिंग सी ब्लू बुक में क्लॉजेस और सेक्शंस समझने की कोशिश कर रहे थे तब उस आदमी की आवाज़ जो है वो आंधी की तरह ऊपर उठ रही थी। वो अपनी फैमिली की कहानियाँ, बेटों ने वॉर में जो है वो क्या क्या किया और जनरल्स और पॉलिटिक्स पर जो है वो अपनी राय जो है वो इतनी ज़ोर ज़ोर से बता रहा था कि राइटर की जो कोशिश थी अपने काम पर फोकस करने की, वो उस शोर में डूब सी गई। मतलब उसकी लाउड और सेल्फ इंपॉर्टेंट बातें राइटर के काम के बीच में बड़ी रुकावट बन रही थी। इस तरीके से यहाँ पर बताया गया है। दोस्तों आगे हमारे राइटर कहते हैं, आई शट अप द ब्लू बुक, लुक आउट ऑफ द विंडो एंड लिसन wearily while the voice thundered on with themes like this, now what French ought to have done, the mistakes the Germans made, if only Asquith had, you know the sort of the stuff. I heard it all before, oh so often. It was like a barrel organ groaning out some banal song of long ago। दोस्तों यहाँ पर राइटर कह रहे हैं कि जब उसे लगा कि मतलब कि अब पढ़ना पॉसिबल ही नहीं है तो हमारे राइटर जो है वो उस ब्लू बुक को बंद कर देते हैं, खिड़की से बाहर देखने लगते हैं और थक कर उस आदमी की बातें सुनते रहते हैं। वो आदमी जो है वो अब भी ज़ोर ज़ोर से बोलता जा रहा था और ऐसे टॉपिक्स पर अपनी एक्सपर्ट जैसी राय दे रहा था, जैसे कि फ्रेंच को क्या करना चाहिए था, जर्मन्स ने कौन सी गलती की और एस्क्विथ ने ऐसा किया होता तो क्या हो सकता था। मतलब वो वॉर और पॉलिटिक्स पर बड़ी बड़ी बातें
कर रहा था, जैसे कि सब कुछ उसे ही पता हो। राइटर कहते हैं कि तुम समझ ही सकते हो कि ये किस टाइप की बातें होती है, वही पुरानी घिसी-पिटी डिस्कशंस जो लोग बार-बार रिपीट करते रहते हैं। उसने ये जो बातें हैं वो पहले भी बहुत बार सुन रखी थी, इसीलिए जो है वो उसके लिए वो जो आवाज़ है वो ऐसी लग रही थी जैसे कि कोई पुराना सा जो बैरल ऑर्गन है वो एक ही बोरिंग गाना जो है वो बार-बार बजा रहा हो, जो नया ना हो, जो इंटरेस्टिंग ना हो, बस सिर दर्द जैसा लगे। तो इस तरीके से यहाँ पर हमारे राइटर कह रहे हैं। दोस्तों आगे राइटर कहते हैं, इफ़ आई हैड आस्क हिम टू बी गुड इनफ टू टॉक इन अ लोअर टोन आई डेयर से ही वुड हैव थॉट आई वॉज अ वेरी रूड फेलो. It did not occur to him that anybody could have anything better to do than to listen to him, and I have no doubt he left the carriage convinced that everybody in it had, thanks to him, had a very illuminating journey and would carry away a pleasing impression of his encyclopedic range. दोस्तों यहाँ पर राइटर सोचते हैं कि अगर मैं उस आदमी से पोलाइटली कह देता कि आप जो है वो थोड़ा धीरे बात करो, तो शायद वो मुझे ही बदतमीज समझता, मतलब उल्टा वो मुझे ही रूड बोल देता, जैसे कि मेरी कोई गलती हो। उस आदमी को शायद ये ख्याल ही नहीं आया कि कंपार्टमेंट में बाकी लोगों के पास उसकी बातें सुनने से ज़्यादा और भी कोई इम्पोर्टेंट काम हो सकता है। वो इतना अपने आप में बिजी था कि उसे लगा होगा कि सब लोग जो है वो उसकी बातों में इंटरेस्टेड है। राइडर को पूरा यकीन है कि जब वो आदमी ट्रेन से उतर कर गया होगा तो उसे लग रहा होगा कि उसने जो है वो सबका सफ़र जो है वो बहुत ही नॉलेज से भरा हुआ बना दिया और सब लोग उससे इम्प्रेस हो गए होंगे। शायद वो ये सोचकर गया होगा कि लोग उसकी इतनी सारी इन्फॉर्मेशन और हर टॉपिक पर बोलने की कैपेसिटी से बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेस हुए हैं। मतलब उसे बिल्कुल भी एहसास नहीं था कि असल में वो दूसरों को डिस्टर्ब कर रहा था। इस तरीके से यहाँ पर बताया गया है। दोस्तों इसके बाद हमारे राइटर कह रहे हैं, ही वॉज ऑब्वियसली अ वेल इंटेंशन पर्सन, द थिंग दैट वॉज रॉन्ग विथ हिम वॉज दैट ही हैड नॉट द सोशल सेंस, ही वॉज नॉट अ क्लबेबल मैन। दोस्तों यहाँ पर राइटर कहते हैं कि वो आदमी शायद दिल से बुरा इंसान नहीं था, उसकी नीयत जो है वो गलत नहीं थी, वो जानबूझकर किसी को डिस्टर्ब करने नहीं आया था, लेकिन उसके साथ प्रॉब्लम ये थी कि उसमें सोशल सेंस की कमी थी। मतलब उसे ये नहीं समझ आ रहा था कि पब्लिक जगह पर कैसे बिहेव करना चाहिए और दूसरों का ख्याल कैसे रखना चाहिए। उसे ये फील ही नहीं हो रहा था कि उसकी जो लाउड बातें हैं वो बाकी लोगों को डिस्टर्ब कर रही है। जब राइटर कहते हैं कि वो क्लबेबल मैन नहीं था, तो इसका सिंपल मतलब ये है कि वो ऐसा इंसान नहीं था जो ग्रुप में जो है वो इजीली एडजस्ट हो सके, या फिर जिसके साथ लोग आराम से बैठकर टाइम स्पेंड कर सके, बातें कर सके, जिसके पास जो है वो लोग इंजॉय कर सके। मतलब उसमें वो क्वालिटी नहीं थी जो किसी इंसान को सोशल और कंसिडरेट बनाती है। इस तरीके से यहाँ पर हमें बताया जा रहा है। दोस्तों इसके बाद आगे हमारे राइटर कहते हैं, अ रीजनेबल कंसिडरेशन फॉर द राइट्स और फीलिंग्स ऑफ अदर्स इज द फाउंडेशन ऑफ सोशल कंडक्ट. इट इज कॉमनली alleged against women that in this respect they are less civilized than men, and I am bound to confess that in my experience it is the woman, the well-dressed woman, who thrusts herself in front of you at the ticket office. दोस्तों यहाँ पर राइटर कह रहे हैं कि दूसरों के राइट्स और फीलिंग्स का ध्यान रखना ही अच्छे सोशल बिहेवियर की सबसे बेसिक चीज़ होती है। मतलब अगर हमें सोसाइटी में ठीक से रहना है तो ये समझना पड़ेगा कि हमारी एक्शन से किसी और को तकलीफ ना हो। आगे वो कहते हैं कि लोग अक्सर ये बोलते हैं कि इस मामले में औरतें जो है वो मर्दों से थोड़ी कम सिविलाइज होती है, मतलब उनमें दूसरों का ध्यान रखने की आदत कम होती है। राइटर कहते हैं कि अपने एक्सपीरियंस में उन्होंने भी देखा है कि अक्सर कोई अच्छी से तैयार हुई हुई औरत, वेल ड्रेस लेडी ही टिकट ऑफिस पर लाइन तोड़कर आपके आगे घुस जाती है। यानी वो एग्जाम्पल देकर बता रहे हैं कि कभी कभी लोग अपनी सुविधा के लिए दूसरों का हक इग्नोर कर देते हैं, जो सोशल बिहेवियर के बिल्कुल खिलाफ है। आगे हमारे राइटर बोलते हैं, द मैन वुड नॉट अटेम्प्ट इट पार्टली बिकॉज ही नोज द थिंग वुड नॉट बी टॉलरेटेड फ्रॉम हिम, बट ऑल्सो बिकॉज ही हैज़ बीन बेटर ड्रिल्ड इन द स्मॉल गिव एंड टेक ऑफ सोशल रिलेशनशिप्स. दोस्तों यहाँ पर राइटर कहते हैं कि आदमी शायद ऐसा काम करने की कोशिश ही नहीं करेगा, जैसे कि लाइन तोड़कर आगे घुसना, क्योंकि उसे पता होता है कि लोग उसकी ये जो बात है वो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। मतलब अगर वो ऐसा करना चाहेगा तो तुरंत उसे रोक दिया जाएगा, उस पर जो है वो लोग रिएक्ट करेंगे, लेकिन सिर्फ डर की वजह से नहीं बल्कि इसीलिए भी क्योंकि उसे छोटी छोटी सोशल सिचुएशंस में एडजस्ट करना ज़्यादा सिखाया गया होता है। यानी उसे गिव एंड टेक का मतलब समझाया गया है, थोड़ा अपना हक लेना, थोड़ा दूसरों का हक देना, इस तरीके से। सिंपल वर्ड्स में वो ये समझा रहे हैं कि सोसाइटी में रहने के लिए थोड़ा एडजस्ट करना पड़ता है और सबको इक्वल चांस देना पड़ता है। इस तरीके से यहाँ पर बताया गया है। दोस्तों आगे राइटर कह रहे हैं, ही हैज़ लिव्ड मोर इन द ब्रॉड करंट ऑफ द वर्ल्ड. When you have learned to accommodate yourself to the general standard of the conduct, and his school life, his club life, and his games have, in this respect, given him a training that women are only now beginning to enjoy.
दोस्तों यहाँ पर राइटर कह रहे हैं कि आदमी जो है वो ज़्यादा टाइम से दुनिया के बीच वाले फ्लो में जीता आया है। मतलब वो पब्लिक लाइफ में ज़्यादा रहा है जहाँ पर उसे दूसरों के साथ एडजस्ट करना पड़ता है और जनरल रूल्स भी फॉलो करने पड़ते हैं। इसीलिए जो है वो आदमियों ने सीख लिया है कि सोसाइटी में कैसे बिहेव करना चाहिए और अपने आप को कॉमन स्टैंडर्ड के हिसाब से कैसे ढालना चाहिए। उसकी जो स्कूल लाइफ होती है, क्लब लाइफ होती है, गेम्स खेलने का जो एक्सपीरियंस होता है वो उसने जो है वो उस आदमी ने जो है वो इन सारी चीज़ों से टीम वर्क सीखा है, रूल्स को फॉलो करना सीखा है, दूसरों का ख्याल रखना सीखा है। राइटर का कहना है कि इस तरह की ट्रेनिंग और एक्सपीरियंस औरतों को अब मिलना शुरू हुई है। पहले जो है वो मतलब कि इतना ज़्यादा मौका औरतों को नहीं मिलता था पब्लिक या फिर ग्रुप एक्टिविटीज़ में रहने का, लेकिन अब धीरे धीरे वो भी ये सब सीख रही है। इसीलिए औरतों के पास जब एक्सपोजर नहीं था इन सब चीज़ों का, तो उन्हें ये भी नहीं पता था कि सोसाइटी में कैसे बिहेव करना है, इसीलिए वो अक्सर रूल्स को तोड़ती रहती थी। तो इस तरीके से यहाँ पर हमें समझाया गया है। दोस्तों आगे हमारे राइटर कहते हैं, आई बिलीव दैट द राइट्स ऑफ स्मॉल पीपल एंड क्वाइट पीपल आर एज इम्पॉर्टेंट टू प्रिजर्व as the rights of the small nationalities. When I hear the aggressive, bullying horn which some motorists deliberately use, I confess that I feel something boiling up in me which is very like that what I felt when Germany came trampling like a bully over Belgium. दोस्तों यहाँ पर राइटर कह रहे हैं कि जैसे छोटे देशों के राइट्स को बचाना इम्पॉर्टेंट होता है, वैसे ही छोटे लोगों या फिर शांत रहने वाले लोगों के राइट्स यानी कि उनके हक को भी बचाना इम्पॉर्टेंट होता है। मतलब ऐसा नहीं है कि कोई इंसान अगर कोई बोल नहीं रहा है, शांत स्वभाव वाला है, तो आप उसका फ़ायदा उठा लो। मतलब जो लोग लाउड या फिर पावरफुल नहीं होते हैं उनका हक भी उतना ही वैल्यूएबल होता है जितना कि किसी स्ट्रॉन्ग या फिर बड़े ग्रुप का होता है। फिर वो एक एग्जाम्पल देते हैं कि जब वो कुछ ड्राइवर्स को जानबूझकर बहुत ही तेज़ और डराने वाला हॉर्न्स बजाते हुए सुनते हैं, जो दूसरों पर दबाव बनाने की कोशिश करते हैं या फिर दबाव बनाने के लिए यूज़ करते हैं, तो उनके अंदर जो है वो गुस्सा सा उभरने लगता है। उन्हें वही फीलिंग आती है जो उन्हें तब आई थी जब जर्मनी ने बेल्जियम पर ज़बरदस्ती हमला किया था, जब कोई बड़ा बुली छोटे को दबा रहा होता है। मतलब वो कंपेयर कर रहे हैं कि रोड पर जब भी कोई पावरफुल इंसान अपनी पावर का दिखावा करते हुए दूसरों को दबाता है या फिर डराता है, तो वो एक तरीके की बुलिंग ही होती है और उसे उतना ही बुरा लगता है जितना किसी बड़े देश का, मतलब कि जब कोई बड़ा देश छोटे देश पर जो है वो अपना राज करता है या फिर ज़बरदस्ती करता है, तब जो फीलिंग आती है, तो हमारे राइटर को सेम फीलिंग तब रोड पर भी आती है जब कोई हॉर्न बजाता है, दूसरों पर दबाव बनाने की कोशिश करता है। इस तरीके से यहाँ पर बताया गया है। दोस्तों आगे हमारे राइटर कह रहे हैं, बाय वॉट राइट माई डियर सर डू यू गो अलॉन्ग ऑन योर हाईवेज अटरिंग दैट hideous curse on all who impede your path? Cannot you announce your coming like a gentleman? Cannot you take your turn? Are you someone in particular, or are you a symbol, a hot gospeler of a prophet niece? I find myself wondering what sort of a person it is who can sit behind that hog-like outrage without realizing that he is the spirit of Prussia incarnate and a very ugly spectacle in a civilized world. दोस्तों यहाँ पर राइटर गुस्से और थोड़े मजाक भरे अंदाज में उन ड्राइवर्स से सवाल कर रहे हैं जो रोड पर बहुत ही तेज़ और भद्दे हॉर्न बजाते हुए आगे बढ़ते हैं। वो कहते हैं कि आपको किस हक से ये लगता है कि आप रोड पर चलते हुए इतने भयानक हॉर्न बजाकर सबको डराओ या फिर हटाओ जो आपके रास्ते में आ जाए। क्या आप नॉर्मल तमीज़ से अपनी प्रेजेंस नहीं बता सकते जैसे एक शरीफ इंसान करता है? या फिर क्या आपको थोड़ा वेट करने की आदत नहीं है? क्या आपको वेट करके अपनी बारी नहीं ले सकते आप? वो थोड़ा ताना मारते हुए पूछते हैं कि क्या आप कोई बहुत ही खास इंसान हो या फिर बस नीस जैसे सोच वाले हो जो पावर और दबाव को ही सही समझता है। राइटर कहते हैं कि मुझे हैरानी होती है कि कैसे कोई कार के पीछे बैठकर इतना रूड हॉर्न बजाता रहता है और उसे एहसास भी नहीं होता कि वो प्रूशिया की उस सोच का सिंबल लग रहा है जहाँ पर सिर्फ ताकत और दबाव को इम्पोर्टेंस दी जाती है। हमारे राइटर के हिसाब से ऐसा बिहेवियर एक सिविलाइज दुनिया में बहुत ही बुरा और शर्मनाक लगता है, क्योंकि ये दूसरों के राइट्स और कंफर्ट का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखता। इस तरीके से यहाँ पर बताया गया है। दोस्तों इसके बाद हमारे राइटर कह रहे हैं, एंड देयर इज अ मोर हार्मलेस पर्सन हु हैज बॉट अ वेरी ब्लैटेंट ग्रामोफोन एंड ऑन संडे आफ्टरनून सेट्स द थिंग गोइंग, ओपन्स द विंडो एंड फिल्स द स्ट्रीट विथ कीप द होम फायर्स बर्निंग और अ सिमिलर बनालिटी। वॉट आर द राइट्स लिमिट्स फॉर अ सोशल बिहेवियर इन अ मैटर ऑफ दिस सॉर्ट? दोस्तों यहाँ पर राइटर एक और टाइप के इंसान का एग्जाम्पल दे रहे हैं जो ज़्यादा हार्मलेस लगता है, मतलब उसे डायरेक्टली मतलब कि कोई गुस्सा या फिर खतरा नहीं होता। ये इंसान जो है वो एक लाउड ग्रामोफोन खरीद लेता है और हर संडे आफ्टरनून को उसे चला देता है, विंडोज़ खोल देता है और पूरी स्ट्रीट में वो जो गाना है वो बजते रहता है। और वो गाना कौन सा है? तो वो गाना है कीप द होम फायर्स बर्निंग, या फिर कोई पुराना सा सॉन्ग, वो बोरिंग सा सॉन्ग बजाता है। मतलब वो खुद इंजॉय कर रहा होता है, लेकिन आसपास के लोगों के लिए ये जो बात है वो थोड़ी इरिटेटिंग हो जाती है। फिर राइटर एक क्वेश्चन उठाते हैं कि ऐसे केसेस में सोशल बिहेवियर के राइट लिमिट्स क्या है?
मतलब ये सोचने की बात है कि हम अपनी पर्सनल इंजॉयमेंट के लिए दूसरों को इतना डिस्टर्ब कर सकते हैं और सोसाइटी में कौन से रूल्स और फॉलो करना ज़रूरी है ताकि सबका कंफर्ट और फ्रीडम जो है वो बैलेंस में रह सके। इस तरीके से यहाँ पर हमारे जो हमारे जो राइटर है वो सवाल पूछ रहे हैं। दोस्तों इसके बाद हमारे राइटर कहते हैं, लेट अस टेक द ट्रोम्बोन एज एन इलिस्ट्रेशन अगेन। Hazlitt said that a man who wanted to learn that fearsome instrument was entitled to learn it in his own house, even though he was a nuisance to his neighbors. But it was his business to make the nuisance as slightest as possible. दोस्तों यहाँ पर राइटर फिर से ट्रॉम्बोन का एग्जाम्पल यूज़ करते हैं ताकि कंसेप्ट को ईजिली समझा जा सके। हैजलिट कहते थे कि अगर कोई आदमी ट्रॉम्बोन बजाना सीखना चाहता है तो उसे अपने घर में सीखने का हक है। मतलब वो अपनी पर्सनल फ्रीडम का यूज़ कर सकता है, चाहे उसकी प्रैक्टिस नेबर्स के लिए थोड़ी परेशान करने वाली ही क्यों ना हो, फिर भी उसे सीखने का हक है। लेकिन एक कंडीशन ये है कि उसको ये इंश्योर करना चाहिए कि जो भी डिस्टर्बेंस हो रही है वो जितनी हो सके उतनी कम हो। मतलब उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो दूसरों को ज़्यादा डिस्टर्ब ना करे, थोड़ी दिक्कत हो तो भी मिनिमल हो। यहाँ यानी कि फ्रीडम का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ अपनी मर्जी करना, बल्कि दूसरों के कंफर्ट का भी ध्यान रखना पड़ता है। इस तरीके से यहाँ पर हमें समझाया गया है। दोस्तों आगे हमारे राइटर कहते हैं, ही मस्ट प्रैक्टिस इन द एटिक एंड शट द विंडो। ही हैड नो राइट टू सिट इन हिज फ्रंट रूम, ओपन द विंडो एंड ब्लो हिज नॉइज इनटू हिज नेबर्स ईयर्स विद द मैक्सिमम ऑफ वायलेंस। दोस्तों यहाँ पर राइटर क्लियरली बताते हैं कि ट्रॉम्बोन बजाने वाले को क्या करना चाहिए। उसे अपनी जो प्रैक्टिस के लिए जो है वो एटिक या फिर ऊपर के कमरे का यूज़ करना चाहिए और विंडोज़ को बंद कर देनी चाहिए ताकि जो आवाज़ है वो बाहर ना जा सके। मतलब उसे अपनी फ्रीडम को इस तरीके से यूज़ करना चाहिए कि दूसरे लोग भी उससे डिस्टर्ब ना हो। लेकिन उसका ये हक नहीं है कि वो अपने फ्रंट रूम में बैठकर विंडो खोल दे और अपनी आवाज़ को मैक्सिमम ज़ोर से नेबर्स के कान तक पहुंचा दे। यानी पर्सनल लिबर्टी का मतलब ये नहीं होता है कि जितनी लाउड और अनोइंग चाहो उतनी डिस्टर्बेंस क्रिएट करो, बल्कि अपनी फ्रीडम का रिस्पॉन्सिबल तरीके से यूज़ करो ताकि दूसरे लोगों की फ्रीडम जो है वो मतलब कि ख़राब ना हो, दूसरे लोगों का कंफर्ट डिस्टर्ब ना हो। इस तरीके से यहाँ पर बताया गया है। दोस्तों आगे हमारे राइटर कहते हैं, एंड सो विद द ग्रामोफोन, इफ़ यू लाइक द ग्रामोफोन यू आर इंटाइटल्ड टू हैव इट, बट यू आर इंटरफेयरिंग विद द लिबर्टीज ऑफ योर नेबर्स इफ यू डोंट डू वॉट यू कैन टू लिमिट द नॉइज टू योर ओन हाउस होल्ड। योर नेबर्स मे नॉट लाइक कीप द home fires burning. They may prefer to have their Sunday afternoon undisturbed, and it is as great an impertinence for you to willfully trespass on their peace as it would to be go unsaked into their gardens and trample onto their flower bed. दोस्तों यहाँ पर राइटर ग्रामोफोन वाले एग्जाम्पल को क्लियरली समझा रहे हैं कि अगर आपको ग्रामोफोन पसंद है तो आप उसे रख सकते हो, खरीद सकते हो, इंजॉय कर सकते हो, यह आपका पर्सनल हक है। लेकिन अगर आप अपनी आवाज़ को कंट्रोल नहीं करते हो और पूरे रास्ते में आपकी जो है वो आवाज़ ज़ोर ज़ोर से सुनाई देती है तो आप अपने नेबर्स की फ्रीडम को डिस्टर्ब कर रहे हो। शायद उन्हें वो जो गाना है कीप द होम फायर्स बर्निंग वो उतना ज़्यादा पसंद ना हो, या फिर वो अपना संडे आफ्टरनून जो है वो शांति से बिताना चाहते हो। तो राइटर कहते हैं कि ये बिल्कुल रूड और गलत है, जैसे आप उनके गार्डन में बिना पूछे घुस गए और उनके फूलों को कुचल दिया। मतलब अपने पर्सनल एंजॉयमेंट का हक तो है आपको, लेकिन दूसरों के कंफर्ट और पीस को डिस्टर्ब करना बहुत गलत होता है। अपनी लिबर्टी का मतलब रिस्पॉन्सिबल तरीके से यूज़ करना होता है ताकि सबके राइट्स सेफ रहे, सबको जो है वो चांस मिले। दोस्तों आगे हमारे राइटर कहते हैं, देयर आर केसेस ऑफ कोर्स वेयर द क्लैश ऑफ लिबर्टी सीम्स टू डिफाई कॉम्प्रोमाइज। माई डियर ओल्ड फ्रेंड एक्स, हु लिव्स इन द वेस्ट एंड स्क्वायर एंड हु इज एन अमेजिंग मिक्सचर ऑफ गुड नेचर एंड irascibility, flies into the passion when he hears a street piano and rushes out of the order it away. But nearby lives a distinguished lady of romantic picaresque taste who dotes on street pianos and attracts them as wasps are attracted to the jar of jam. Whose liberty in this case should surrender to the other? For the life of me, I cannot say it is as reasonable to like the street pianos as to dislike them, and vice versa. I would give much to hear Sancho Panza's solution of such a nice riddle. दोस्तों यहाँ पर राइटर कहते हैं कि कुछ सिचुएशंस में दोनों लोगों की फ्रीडम एक दूसरे से क्लैश कर जाती है और समझौता करना मुश्किल हो जाता है। वो एक एग्जाम्पल देते हैं, उनका एक पुराना दोस्त है एक्स जो वेस्ट एंड स्क्वायर में रहता है और उसके साथ एक अच्छा मतलब कि उसका जो नेचर है वो साथ ही साथ अच्छा भी है और थोड़ा गुस्से वाला भी है। जब कोई भी स्ट्रीट पियानो बजता है तो वो तुरंत गुस्सा हो जाता है और जाकर उसे बंद कराने की कोशिश करता है। लेकिन उसी के पास एक औरत भी रहती है, यानी कि उसी के पास ही में थोड़ी एक औरत भी रहती है जो थोड़ी रोमांटिक और एडवेंचरस टेस्ट वाली है और उसे जो स्ट्रीट पियानोज होते हैं वो बहुत ही पसंद है। वो उनसे बहुत खुश होती है। वो जैसे जैम के डब्बे की तरफ जो मक्खियाँ है वो खींची चली जाती है, वैसे ही स्ट्रीट पियानोज उसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं।
अब राइटर सोचते हैं कि ऐसे केस में कौन अपनी फ्रीडम को छोड़ पाएगा। एक्स को स्ट्रीट पियानो से शांति चाहिए या फिर लेडी को अपना इंजॉयमेंट चाहिए। राइटर कहते हैं कि उनके लिए ये सॉल्व करना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि दोनों की फीलिंग्स इक्वली वैलिड है। किसी को स्ट्रीट पियानो पसंद है तो किसी को नहीं पसंद, दोनों बिल्कुल रीजनेबल है। राइटर थोड़ा मजाक भरे अंदाज में कहते हैं कि वो बहुत ही क्यूरियस होते हैं, सैंचो पांजा, डॉन क्विक्सोट का एक कैरेक्टर है सैंचो पांजा, कि कैसे इस ट्रिक का सॉल्यूशन इजीली दे देता है, क्योंकि ये एक ट्रिक रिडल जैसी प्रॉब्लम है जहां पर दोनों के राइट्स क्लैश हो जाते हैं। इस तरीके से यहाँ पर हमें समझाया गया है। दोस्तों आगे हमारे राइटर कह रहे हैं, आई सपोज द फैक्ट इज दैट वी कैन बी नीदर कंप्लीट अनार्किस्ट नॉर कंप्लीट सोशलिस्ट इन दिस कॉम्प्लेक्स वर्ल्ड, or rather we must be judicious mixture of both. We have both liberties to preserve our individual liberty and our social liberty. दोस्तों यहाँ पर राइटर कहते हैं कि असल में सच्चाई ये है कि हम ना तो पूरी तरीके से अनार्किस्ट बन सकते हैं, मतलब कि जो चाहे वो करने वाले, रूल्स को ध्यान ना देने वाले, यानी कि रूल्स को फॉलो ना करने वाले, और ना ही हम पूरी तरीके से सोशलिस्ट बन सकते हैं, मतलब कि सिर्फ सोसाइटी के रूल्स के लिए जीने वाले। इस कॉम्प्लेक्स वर्ल्ड में हमें दोनों का बैलेंस बनाना पड़ता है, दोनों का मिक्स करके चलना पड़ता है। मतलब हमें अपनी इंडिविजुअल फ्रीडम का भी ध्यान रखना पड़ता है और साथ ही में ये भी इंश्योर करना पड़ता है कि सोसाइटी के रूल्स और दूसरों के राइट्स भी डिस्टर्ब ना हो। यानी हमारे पास दोनों टाइप्स की लिबर्टीज़ है जो प्रिजर्व करनी ज़रूरी है, अपनी पर्सनल लिबर्टी और साथ ही साथ सोशल लिबर्टी। सिंपल वर्ड्स में पर्सनल फ्रीडम और दूसरों के कंफर्ट दोनों को बैलेंस करके ही हम रियल फ्रीडम इंजॉय कर सकते हैं। इस तरीके से यहाँ पर हमें बताया गया है। दोस्तों आगे हमारे राइटर कहते हैं, वी मस्ट वॉच द ब्यूरोक्रेट ऑन द वन साइड एंड वॉर्न ऑफ द अनार्किस्ट ऑन द अदर. I am neither a Marxist nor a Tolstoyan but a compromise. I shall not permit any authority to say that my child must go to this school or that, shall specialize in science or arts, shall play rugby or soccer. दोस्तों यहाँ पर राइटर कहते हैं कि हमें हमेशा एक बैलेंस मेंटेन करना पड़ता है। एक तरफ हमें ब्यूरोक्रेट या फिर अथॉरिटी का ध्यान रखना होता है जो हर चीज़ के लिए रूल्स बना देते हैं, और दूसरी तरफ हमें अनार्किस्ट से भी बचना होता है जो सब रूल्स को इग्नोर करके सिर्फ अपनी मर्जी चलाते हैं। राइटर क्लियरली बोलते हैं कि वो ना तो मार्क्सिस्ट है, मार्क्सिस्ट यानी कि मार्क्स जो कार्ल मार्क्स थे उनकी थ्योरी को भी फॉलो नहीं करते हैं जो ज़्यादा कलेक्टिव और अथॉरिटी के साइड में होते थे, और ना ही वो टॉल्स्टॉयन है जो पूरी तरह से सिंपल रूल्स के अगेंस्ट होते थे, बल्कि वो कॉम्प्रोमाइज़ में बिलीव करते हैं, मतलब कि बैलेंस में बिलीव रखते हैं। फिर वो एग्जाम्पल देते हैं अपनी पर्सनल लाइफ का कि वो किसी अथॉरिटी को ये डिसाइड करने नहीं देंगे कि उनका जो बच्चा है वो कौन से स्कूल में जाएगा, साइंस लेगा या फिर आर्ट्स लेगा, रगर खेलेगा या फिर सॉकर खेलेगा। मतलब राइटर कहते हैं कि पर्सनल फ्रीडम इंपॉर्टेंट है और उसे कॉम्प्रोमाइज़ करके भी वो प्रोटेक्ट करेंगे बिना किसी को ज़्यादा कंट्रोल दिए या फिर टोटल अनार्की में छोड़ने के। तो इस तरीके से यहाँ पर हमें समझाया गया है। दोस्तों आगे हमारे राइटर कह रहे हैं, दिस थिंग्स आर पर्सनल बट इफ आई प्रोसीडेड टू से दैट माई चाइल्ड शाल हैव नो एजुकेशन एट ऑल, दैट ही शाल बी ब्रॉट अप एज अ प्रिमिबल सैवेज और एट मिस्टर फ्रैंकिन्स अकेडमी फॉर पिक पॉकेट्स, देन सोसाइटी विल पोलाइटली बट फर्मली टेल मी दैट इट हैज़ नो यूज फॉर प्रिमिबल सैवेजेस एंड वेरी स्टर्न ऑब्जेक्शंस टू पिक पॉकेट्स, एंड दैट माई चाइल्ड मस्ट हैव अ सर्टन मिनिमम ऑफ एजुकेशन वेदर आई लाइक इट और नॉट. I cannot have the liberty to be a nuisance to my neighbors or to make my child a burden and a danger to the commonwealth. दोस्तों यहाँ पर राइटर कहते हैं कि पहले वाली बातें जैसे कि स्कूल चूज़ करना, सब्जेक्ट चूज़ करना कि आपको आर्ट्स लेना है, साइंस लेना है, गेम्स खेलना, ये सब आपकी पर्सनल चॉइसेस होती है, पर्सनल डिसीजन होता है, मतलब आपकी मर्जी में आता है ये सब। लेकिन अगर आप एक्सट्रीम डिसीजन लेने लगते हो, जैसे कि अपने बच्चे को बिल्कुल भी एजुकेशन ना देना, या फिर किसी जंगल का प्रिमिटिव इंसान बनाकर पालना, या फिर मिस्टर फ्रैंकिन के पिक पॉकेट के स्कूल में भेजना, मतलब कि चोरी सिखाना, तो सोसाइटी बिल्कुल आपको पोलाइटली लेकिन फर्मली आपको रोक देगी। सोसाइटी कहती है कि वो प्रिमिबल सैवेज यानी कि जंगल वाला आदमी या फिर पिक पॉकेट को एक्सेप्ट नहीं कर सकती, और आपका बच्चा मिनिमम एजुकेशन तो लेगा ही, चाहे आपको पसंद हो या फिर ना हो। सिंपल वर्ड्स में आप अपनी फ्रीडम का यूज़ इस तरीके से नहीं कर सकते हो कि वो दूसरों के लिए प्रॉब्लम बन जाए। राइटर कहते हैं कि आपके पास ये लिबर्टी नहीं है कि आप अपनी मर्जी से नेबर्स को डिस्टर्ब कर सको या फिर अपने बच्चे को सोसाइटी के लिए डेंजर या फिर बर्डन बना दो। यानी पर्सनल फ्रीडम के भी लिमिट्स होते हैं जब वो सोसाइटी के रूल्स और दूसरों के राइट्स को टच करने लगते हैं तब। दोस्तों इसके बाद हमारे राइटर कह रहे हैं, इट इज़ इन द स्मॉल मैटर्स ऑफ कंडक्ट इन द ऑब्जर्वेंस of the rule of the road that we pass judgment upon ourselves and declare that we are civilized or uncivilized. The great moments of heroism and sacrifices are rare. It is the little habit of commonplace intercourse that we make up great sum of life and sweeten or make bitter the journey.
दोस्तों यहाँ पर राइटर कहते हैं कि असली तरह से हम अपनी सिविलाइज या फिर अनसिविलाइज नेचर का जज छोटी छोटी बातों से करते हैं, जैसे कि डे टू डे कंडक्ट और रूल ऑफ द रोड फॉलो करना। मतलब ये नहीं है कि सिर्फ बड़े हीरोइक एक्ट करके या फिर कोई मतलब कि बहुत बड़ा बलिदान डिफाइन करता है कि आप अच्छे इंसान हो या फिर नहीं, क्योंकि वो वाले मोमेंट तो बहुत ही रेयर होते हैं, लाइफ में एक आध बार ही आते हैं ऐसा मोमेंट। इसलिए ज़िंदगी में हमारी जो डेली हैबिट्स होती है, हमारी जो छोटी छोटी इंटरेक्शंस होती है, हमारे जो स्मॉल मैनर्स होते हैं, वही डिसाइड करते हैं कि आपकी जो लाइफ का एक्सपीरियंस है वो स्वीट होगा या फिर बिटर होगा, यानी कि मीठा होगा या फिर कड़वा होगा। जैसे अगर आप दूसरों का ध्यान रखते हो, स्मॉल रूल्स को फॉलो करते हो और कंसिडरेट रहते हो, तो आपकी जो लाइफ की जर्नी है वो ईजी और प्लेजेंट बन जाती है। और अगर ये जो हैबिट्स है वो आपको गलत लगती है, आप थोड़े रूड हो या फिर सेल्फिश हो, तो आपकी जो लाइफ का एक्सपीरियंस है वो भी अनकंफर्टेबल और बिटर हो जाता है। सिंपल वर्ड्स में डेली स्मॉल बिहेवियर ही हमारी रियल पर्सनालिटी और सिविलाइज नेचर को दिखाता है, ना कि सिर्फ रेयर हीरोइज्म या फिर सैक्रिफाइस। अब दोस्तों हमारी आखिरी कुछ लाइंस है। आई होप माई फ्रेंड इन द रेलवे कैरियज विल रिफ्लेक्ट ऑन दिस, देन ही विल नॉट सीज, आई एम श्योर, to explain to his neighbor where French went wrong and where the Germans went ditto, but he will do it in a way that will permit me to read my blue book undisturbed. दोस्तों यहाँ पर राइटर जो है वो एंड में थोड़ा मजाक भरे अंदाज में कहते हैं कि मैं होप करता हूँ, मैं आशा करता हूँ कि वो जो रेलवे कैरियज में जो आदमी लाउड और सेल्फ इम्पॉर्टेंट बातें करता था, वो अब ये सोच लेगा कि अपने बिहेवियर से दूसरों को डिस्टर्ब करना गलत होता है। फिर भी वो शायद अपनी पॉलिटिकल या फिर जो मतलब कि युद्ध से रिलेटेड बातें हैं वो अपने नेबर्स को एक्सप्लेन करना नहीं छोड़ेगा। जैसे फ्रेंच ने क्या गलती की, जर्मन्स ने क्या गलती की, वो अपना ओपिनियन देना कभी नहीं छोड़ेगा। लेकिन अब वो ये जो काम है वो इस तरह से करने लगेगा कि राइटर अपनी ब्लू बुक को आसानी से पढ़ सके बिना डिस्टर्ब हुए। मतलब आदमी अपनी फ्रीडम का यूज़ करेगा, लेकिन दूसरों का कंफर्ट भी ध्यान में रखेगा, ताकि जो सबकी लिबर्टी है, सबकी जो आज़ादी है, वो बैलेंस में रह सकेगी। तो इस तरीके से यहाँ पर बताया गया है। तो दोस्तों इसी के साथ हमारे इस ऐसे का लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन यहीं पर ख़त्म होता है। इस ऐसे का ओवरऑल मैसेज ये है कि फ्रीडम का मतलब ये नहीं होता है कि हम जो चाहे वो करें बिना दूसरों का सोचे। रियल आज़ादी तब होती है जब हम अपनी मर्जी के साथ साथ दूसरों के राइट्स और कंफर्ट का भी ध्यान रखते हैं। अगर हर कोई सिर्फ अपनी ही चलाएगा तो सोसाइटी में अफरा तफरी मच जाएगी। इसलिए पर्सनल फ्रीडम और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों का बैलेंस बनाना ज़रूरी होता है। ये जो छोटी छोटी डेली हैबिट्स होती है ना हमारी, वही हमारे बिहेवियर को दिखाती है कि हम कितने ज़्यादा सिविलाइज्ड हैं। इस तरीके से यहाँ पर हमें समझाया गया था। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आशा करती हूँ कि आपको ये जो वीडियो है वो पसंद आया हो और अच्छे से समझ भी आया हो। दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम पर इंग्लिश विद दीपिका कुमावत सर्च करके या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के थ्रू, साथ ही साथ अभी जो आपको आपके स्क्रीन पर QR कोड दिख रहा है वहाँ से भी आप जो है वो डायरेक्टली स्कैन करके हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि आप कभी भी किसी भी नए आने वाले वीडियोज़ को लेकर कोई भी अपडेट्स को मिस ना करें। और दोस्तों अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया है या फिर हेल्पफुल लगा है तो डू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर एज मच एज यू कैन। और अगर आपने इससे पहले वाली वीडियोस नहीं देखे हैं तो यहाँ पर मैंने एक प्लेलिस्ट प्रोवाइड कर दी है, जहाँ पर आप क्लिक करके वो सभी पहले वाली वीडियोस भी देख सकते हैं और एक्सप्लोर कर सकते हैं। टिल देन कीप लर्निंग। थैंक यू।